जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 21 जनवरी 2025 के डेली करेंट अफेयर्स की। शुरुआत करेंगे गवर्नमेंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम से। तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कीम है, आपको पता होगा, स्वामित्व स्कीम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले करंट अफेयर्स का सेक्शन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वर्चुअल इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम। तो आपको ये याद रखना है कितने प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अंडर स्वामित्व स्कीम, आपको याद रखना है। ये कब हुआ था? ये 20 जनवरी 2025 को इसका वितरण किया गया था। 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम, याद रखिएगा, स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत ये कार्य हुआ है। ठीक है, किसने किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वितरण किया है। स्वामी प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण किया है अंडर स्वामित्व स्कीम। कितना वितरण किया है? तो 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कौन से कार्ड्स हैं। यहाँ पे राशन कार्ड नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड है। ठीक है, ना ही आधार कार्ड है, ना ही राशन कार्ड है, ना ही पैन कार्ड है, ये प्रॉपर्टी कार्ड है। ठीक है, तो स्वामित्व स्कीम आप यहाँ से आप पता लगा लेंगे कि स्वामित्व स्कीम किसके बारे में है। अब हम लोग यहाँ पे स्वामित्व स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके राइट हैंड साइड में ये पूरी जो टेबल है ये स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। तो स्वामित्व का पहला पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत विलेजेस का सर्वे होगा, उनकी मैपिंग होगी और उसके आधार पे प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा? एक रिपोजिटरी बन जाएगी, एक पूरा डेटाबेस बन जाएगा एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स का। इससे क्या होगा? इससे रूरल प्लानिंग अच्छी होगी, टारगेटेड बेनिफिशियरीज देखने को मिलेंगे और ये सारी चीजें इसके साथ साथ चलती रहेंगी, बेनिफिट्स होते रहेंगे। अब हम लोग ने स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म देख लिया है, इसकी लॉन्च डेट देखते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 में। ठीक है, बताइए 24 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 24 अप्रैल। तो बताइए इस दिन क्या ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, जिसका नाम है स्वामित्व। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व ही होगी क्योंकि इसमें क्या होगा? विलेजेस का सर्वे होगा। साथ ही साथ पंचायती राज मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अभी हमने आपको एक हल्का सा ऑब्जेक्टिव बताया कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि लैंड रिकॉर्ड्स को डेवलप करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में क्या होगा? प्रॉपर्टी वैलिडेशन का एक ये सोल्यूशन लेके आएगी स्वामित्व स्कीम। फिर क्या होगा? एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड सेटअप कर लिए जाएंगे। रूरल प्लानिंग के लिए एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जाएंगे स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत। अब क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि विलेजेस का सर्वे होगा, मैपिंग होगी, फिर उसके आधार पे क्या होगा? लैंड रिकॉर्ड्स फाइनल किए जाएंगे और फिर प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और अभी हाल में ही हमने देखा 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जितने हैं वो भी कम हो जाएंगे। टारगेट पीरियड क्या रहा है? तो ये 5 वर्ष की अवधि के लिए ये स्कीम निकाली गई थी, अप्रैल 2020 से मार्च 2025। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? तो यहाँ पे दिया हुआ था ना फुल फॉर्म में, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो ड्रोन से सर्वेइंग होगी, ड्रोन सर्वेइंग एंड कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ड्रोन सर्वेइंग होगी और कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन भी यूज किया जाएगा। कवरेज क्या है? ऑल रूरल विलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्वामित्व स्कीम थी ये शुरुआत में कुछ ही जगहों पर शुरू की गई थी, लेकिन फिर 2021 में ये फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड किया गया था पूरे इंडिया को। तो पैन इंडिया नेटवर्क में इसको इंक्लूड कर लिया गया था। मेन एक्टिविटीज क्या है? तो मेन एक्टिविटीज है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करना, लार्ज स्केल मैपिंग करना यूजिंग ड्रोन्स फॉर रूरल इनहैबिटेड एरिया, जिसका मतलब होता है आबादी, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताना लोगों को, ताकि रूरल पॉपुलेशन अवेयर हो ऐसी स्कीम से और अपनी प्रॉपर्टी कार्ड्स बोलो ले ले और उससे क्या हो? एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, लीगल वैलिडिटी कब तक है? तो इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। स्वामित्व कार्ड सर्व एज प्रूफ ऑफ लीगल प्रॉपर्टी ओनरशिप, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। फंडिंग एंड एजेंसीज, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। टारगेट कंप्लीशन, कब तक कंप्लीट करना है इसको? पूरे इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं उनके ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स एक्यूरेट कब तक करने हैं? तो ये मार्च 2025 तक करना है। ठीक है, तो अगले ही महीने लगभग मार्च 2025 तक इसको फुलफिल करना है, इस स्कीम को कंप्लीट करना है।
स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन देखें तो फेज 1 हमने आपको बताया शुरुआत में फेज 1 शुरू किया गया था। फेज 1 में कौन कौन से स्टेट कवर किए गए थे? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर कोर्स नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया था हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। पायलट फेज शुरू हुआ था 2020 से 2021 और फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन हुआ था 2021 से 2025। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपसे स्वामित्व स्कीम के बारे में पूछा गया है तो ये फंसाने का बहुत अच्छा एक पॉइंट हो सकता है कि ये शुरुआत में ही फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन किया गया था इस स्कीम का। तो आपको याद रखना है, पहले ये स्कीम थी पायलट फेज के अंदर आई थी 2020 से 2021 और फिर फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन इसका 2021 से 2025 में हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इसका पायलट फेज इनिशिएट किया गया था, उसके बाद पायलट फेज की सफलता के बाद फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन को भी लॉन्च किया गया था। कोलैबोरेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? तो हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि सर्वे करेगा, ड्रोन से जो सर्वे हो रहा है वो किसके थ्रू होगा? वो सर्वे ऑफ इंडिया के तहत होगा। स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स होंगे और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी इन्वॉल्व होगा। तो ये पूरी चर्चा हो गई स्वामित्व स्कीम की। और इधर हमने करंट अफेयर्स में देखा कि 6.5 मिलियन प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अंडर स्वामित्व स्कीम। ये कब हुआ था? तो ये 20 जनवरी 2025 को ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, इन कार्डों का वितरण किया गया था। नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम की चर्चा करें तो नया एडिशन निकाला गया है स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो याद रखना है आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण का नया सर्वे निकाला गया है जो कि 9वां संस्करण होगा। ठीक है, जो नया सर्वे या नया संस्करण होगा वो कौन सा संस्करण होगा? 9th एडिशन होगा। याद रखिएगा, 9th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए टूल किट जारी कर दी गई है। टूल किट मतलब क्या होता है कि मतलब क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, कैसे कैसे सिस्टमैटिक सर्वे कंक्लूड किया जाएगा, ये सारी चीज़ों में आती है टूल किट। किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया है टूल किट। किसके लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए, 9th एडिशन के लिए। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा 9th एडिशन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण का टूल किट जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ठीक है, पर्पस क्या है? टू इंट्रोड्यूस 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लेanलीनेस सर्वे इन अ न्यू वर्जन। ठीक है, तो ये अर्बन क्लेanलीनेस सर्वे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रूरल क्लेanलीनेस सर्वे की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ पे अर्बन क्लेanलीनेस सर्वे की बात हो रही है इन अ न्यू वर्जन विच वुड बी सिंपलर, शार्पर, सिस्टमैटिक एंड ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, अच्छे शब्द हैं, आप इसको अपनी मतलब अगर आप कहीं इकट्ठा करते हो अच्छे अच्छे शब्द एग्जाम्स के लिए या अपने एग्जाम्स के मेंस आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए, तो आप ये बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ भी जो अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कुछ भी बात कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम सिंपलर होनी चाहिए, शार्पर होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए और ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है तो देख लेते हैं, तो जिसका नाम है, स्पेशल कैटेगरी इंट्रोड्यूस जो हुई है उसका नाम है सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग क्या है? ये एक सेपरेट लीग है जो कि इंक्लूड करेगा जो सिटीज ऑलरेडी वेल परफॉर्म की हैं क्लेanलीनेस सेक्टर में। ठीक है, जो भी क्लेanलीनेस में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सिटीज, उनको अब एक लेवल हाई होके कॉम्पीट करना पड़ेगा और भी सिटीज जो क्लेanलीनेस में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसको क्या कहा गया है? इसको सुपर स्वच्छ लीग कहा गया है। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग, SSL। ठीक है, याद रखिएगा, सुपर स्वच्छ लीग। इनमें कौन सी सिटीज होंगी? जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं क्लेanलीनेस में। अब उन सिटीज के बीच आपस में कॉम्पिटिशन होगा जो ऑलरेडी वेल परफॉर्मिंग है क्लेanलीनेस में। ठीक है, कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में? तो वेरी स्मॉल पॉपुलेशन होती है जो 20,000 के अंदर जिसकी आबादी होती है, फिर स्मॉल पॉपुलेशन होती है, मीडियम पॉपुलेशन होती है, बिग पॉपुलेशन होती है और मीडियम प्लस पॉपुलेशन होती है। नए फीचर्स देखिए 9th एडिशन में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? तो असेसमेंट ऑफ क्लेanलीनेस टारगेट यूनिट CTUs एंड 4S, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार एंड स्वच्छता टू ड्राइव बिहेवियरल चेंज इन डेली लाइफ। तो ये अर्बन क्लेanलीनेस में 4S देखे जाएंगे। 4S क्या क्या है? 4S है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता टू ड्राइव बिहेवियर चेंज इन डेली लाइफ। की पैरामीटर्स क्या क्या हैं? तो की पैरामीटर्स हैं एलिमिनेट करना डार्क स्पॉट्स, विजिबल क्लेanलीनेस, सेटिंग अप रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर्स एंड स्कूल असेसमेंट्स। ठीक है, तो डार्क स्पॉट्स को एलिमिनेट करना है, विजिबल क्लेanलीनेस दिखाई देनी चाहिए क्लेanलीनेस, सेटिंग अप रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स को सेटअप करना है और साथ ही साथ स्कूल के असेसमेंट्स को भी करना है कि वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है वो कितना क्लीन किया जाता है।
ठीक है। इंडिकेटर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू 10 बकेट्स, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर 10 इंडिकेटर्स हैं जो कि 10 बकेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, मतलब इंडिकेटर्स हैं जो कि 10 बकेट्स के अंदर या 10 कैटेगरीज के अंदर क्या किए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। विजिबल क्लीनलीनेस, दिखना चाहिए कि भाई साफ सुथरा है। सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जो गीला कचरा है एक तरफ, सूखा कचरा है एक तरफ, बायोमेडिकल वेस्ट है एक तरफ, तो ऐसे क्या होते हैं, ये सेग्रीगेशन होता है। इन सेग्रीगेटेड वेस्ट का कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट करने का जो पूरा प्रक्रिया होती है उसके आधार पर मेजर किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जाएगा। एक्सेस टू सैनिटेशन, सैनिटेशन लेवल क्या है किसी भी सिटी का, ये देखा जाएगा। यूज्ड वाटर मैनेजमेंट, जो यूज्ड वाटर है उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे ग्रे वाटर होता है ना यूज, आपको पता होगा ग्रे वाटर, अगर आपको नहीं पता है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ढूंढ के कहीं से भी पता करके कि ग्रे वाटर क्या होता है, ठीक है। तो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हो गया। फिर मैकेनाइजेशन ऑफ डीस्लजिंग सर्विसेज, एडवोकेसी फॉर स्वच्छता। एट्थ इंडिकेटर है स्ट्रेंथनिंग इकोसिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स। नाइन्थ है वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स और 10th है सिटीजन फीडबैक एंड ग्रीवेंस रिड्यूसल। पहली असेसमेंट डेट, फील्ड असेसमेंट डेट्स आ गई हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण को स्टार्ट किया जाएगा और एंड किया जाएगा। तो 15 फरवरी 2025 से 9th एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण का शुरू किया जाएगा, जो कि अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे होगा और एंड होगा मार्च 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ जानकारियां ले ली स्वच्छ सर्वेक्षण की। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऊपर स्वच्छ लीग के बारे में चर्चा करेंगे और बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब शुरू हुआ था, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, किस गवर्नमेंट स्कीम का, किस मेजर गवर्नमेंट स्कीम का स्वच्छ सर्वेक्षण हिस्सा है या पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग सुपर स्वच्छ लीग की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था सुपर स्वच्छ लीग कौन सी सिटीज के बारे में होगा, तो ये ऐसी सिटीज को इंक्लूड करेंगे अपने कंपटीशन में जो कि ऑलरेडी वेल परफॉर्मिंग है क्लीनलीनेस में, ठीक है। तो ये सेपरेट लीग होगी, सेपरेट कॉम्पिटिटिव लीग होगी फॉर सिटीज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल इन क्लीनलीनेस। एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी, सिटीज रैंक्ड इन टॉप 3 फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। जो भी सिटीज होंगी, जो टॉप 3 सिटीज होंगी पिछले 2 सालों में या पिछले इन द लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 2022, 21, 22, 23 में, उनको इंक्लूड किया जाएगा इस कंपटीशन में, इस सुपर स्वच्छ लीग में, ठीक है। तो जो भी सिटीज जो होंगी टॉप 3 में होंगी पिछले 2 सालों में, उनको इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ उनके लिए एडिशनल पैरामीटर्स भी हैं जिनके ऊपर उनको जज किया जाएगा, जैसे सिटीज मस्ट मेंटेन अ स्कोर ऑफ 85% और हायर टू रिटेन देयर पोजीशन। अब क्या है, सुपर स्वच्छ लीग में कंपटीशन किस लेवल का है कि उन्हें 85% से ज़्यादा अचीव करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी ये स्टेटस या पोजीशन अटेन करनी है तो, ठीक है। अब एसएसएल सिटीज़ की कैटेगरी में कौन कौन सी नई नई सिटीज़ आई इंक्लूड की गई हैं तो देख लेते हैं। वेरी स्मॉल सिटीज़ में इंक्लूड किया गया है पंचगनी महाराष्ट्र को, पाटन गुजरात, पंचगनी महाराष्ट्र को और पाटन जो गुजरात में है, वेरी स्मॉल सिटीज में सिलेक्ट किया गया है सुपर स्वच्छ लीग के लिए। स्मॉल सिटीज में वीता है महाराष्ट्र की और ससवाद है महाराष्ट्र की सिटी, जो कि बहुत स्मॉल सिटी है। मीडियम सिटी में अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की, तिरुपति आंध्र प्रदेश की और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंक्लूड किया गया है सुपर स्वच्छ लीग के कंपटीशन में। बिग सिटीज में नोएडा उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ पंजाब को इंक्लूड किया गया है और मिलियन प्लस सिटीज में है नवी मुंबई महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश एंड सूरत गुजरात। तो ये अगर आपने पिछले कई सालों से या 2-3 सालों से अगर आप करेंट अफेयर से वेल्थ हारो हैं तो आप ये जानते होंगे ये जो सिटीज़ हैं कहीं ना कहीं टॉप पे रही हैं। तो इसी की वजह से, इन्हीं क्लीनलीनेस ड्राइव की वजह से इनको सुपर स्वच्छ लीग में इंक्लूड किया गया है। तो ये बात हो गई सुपर स्वच्छ लीग की। अब हम चर्चा करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण की। तो स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्बन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन सर्वे है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन सर्वे है। ये क्या करता है, ये एनकरेज करता है सिटीज को अपनी सिविक सैनिटेशन और सिटीजन पार्टिसिपेशन एनकरेज करे, इंप्रूव करे। इसको कंडक्ट कौन करता है, तो इट इज कंडक्टेड बाय MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इट्स पार्टनर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन क्लीनलीनेस सैनिटेशन सर्वे के कौन पार्टनर है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पार्टनर है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। अब ये किसका हिस्सा है स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे, तो ये स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है जो कि लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन है, सिटीजन की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके सिटीज़ जो है क्लीन रहेंगी, तभी जाके जो वेस्ट कलेक्शन है वो अच्छा होगा, वेस्ट सेग्रीगेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस, और कंपटीशन फॉस्टर करना है अमंग सिटीज़ फॉर क्लीनर एनवायरनमेंट्स। सर्वे फेजेस 2023 से जो सर्वे है ये 4 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, और एम्फोसिस है, हमने देखा अभी कहाँ कहाँ पे, सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, एनहांस्ड वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वेस्ट रिडक्शन एट डंप साइट्स, फेज्ड प्लास्टिक रिडक्शन, एनकरेज वेस्ट टू वेल्थ पार्क्स एंड जीरो वेस्ट इवेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि ओपन यूरिनेशन हो गया, ये रेड स्पॉट्स हो गए, येलो स्पॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को रिमूव करना। और सर्वे एवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या है, अभी वही बात है, वही घूम फिर के यही बातें हो रही हैं, सोर्स सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोसेसिंग, प्लास्टिक रिडक्शन, पब्लिक हाइजीन इश्यूज, ओपन स्पिटिंग, यूरिनेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ बात हो गई सर्च सर्वेक्षण के बैकग्राउंड की। यहाँ हमने सुपर स्वच्छ लीग के बारे में भी चर्चा की, और हमने 9th एडिशन के लिए जो नया टूल किट जारी किया गया है उसके बारे में भी हमने पूरी चर्चा की है। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर स्पेन विजिट पे थे, तो देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। तो ये इनकी विजिट जो थी ये 13 और 14 जनवरी 2025 को एस जयशंकर साहब की, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, उनकी स्पेन में विजिट थी, और उनकी ये सेकेंड विजिट टू स्पेन थी एंड फर्स्ट विजिट एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो पहली बार एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे इन्होंने एस जयशंकर साहब ने स्पेन की विजिट की थी। की मीटिंग्स किसके साथ हुई थी, तो स्पेनिश किंग फेलिप 6 के साथ इन्होंने मीटिंग की, और स्पेनिश प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज पेरेस कस्टुजॉन के साथ इन्होंने मीटिंग की थी एस जयशंकर साहब ने, ठीक है। 2 MOU साइन हुए, ध्यान दीजिएगा, एक कॉपरेशन इन स्पोर्ट्स में और दूसरे कॉपरेशन इन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस किया और हाईलाइट किया 2026 एज डुअल ईयर। हम लोग ने थोड़े दिन पहले ये चर्चा की थी कि इंडिया और स्पेन ने 2026 को एज अ डुअल ईयर सेलिब्रेट करने की एक मुहिम जारी की है, एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, टूरिज्म होगा और एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 2026 एज अ डुअल ईयर किस देश के साथ भारत सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि स्पेन के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा है, दूसरी बात ये हो गई कि कौन कौन से सेक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, कौन कौन से एरियाज को कवर किया जाएगा। तो कौन कौन से एरियाज होंगे, इसमें कल्चरल एक्सचेंज होगा, इसमें टूरिज्म होगा और इसमें एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। फिर एस जयशंकर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था जो थी 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेनिश एम्बेसडर्स, और इसकी थीम थी अ फॉरेन पॉलिसी विद आवर ओन आइडेंटिटी। इसकी लोकेशन थी मैड्रिड, स्पेन, ठीक है। मैड्रिड क्या है, कैपिटल है स्पेन की। स्पेन के बारे में चर्चा करें तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट दिया हुआ था, चलिए कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे स्पेन के हैं पेड्रो सैंचेज पेरेस कस्टजॉन, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पेड्रो सैंचेज पेरेज याद रखिएगा। इनको स्पेन में ही एक ही प्राइम मिनिस्टर और एक ही प्रेसिडेंट होता है, मतलब दोनों पोजीशन को होल्ड करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे स्पेनिश प्रेसिडेंट भी सही है और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी सही है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, ठीक है। तो ये बात हो गई यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर की स्पेन विजिट पे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तियानशान शेंगिल टनल कंप्लीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तियानशान शेंगली टनल कंप्लीशन की। ये जो टनल है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है। ये कहाँ पे है, तो ये जिंजियांग युगर ऑटोनॉमस रीजन चाइना में स्थित है। इसकी टनल की लेंथ कितनी है, तो 22 किलोमीटर की टनल है, ठीक है, 22 किलोमीटर की टनल है जो कि कनेक्टिविटी एनहांस करेगा बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न जिंजियांग, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये टनल बनाई गई है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोग्राफिकल चैलेंजेस थे जिसको ओवरकम करके चाइना ने क्या किया है, डेवलप किया है तियानशान शेंगली टनल कंप्लीशन। टनल की लेंथ है 22 किलोमीटर। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था 2020 में। ये पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब लॉन्च की गई थी चाइना द्वारा, तो 2013 में चाइना द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका भारत ने बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया था क्योंकि ये भारत की संप्रभुता पे एक आंच थी, ठीक है। ये क्यों आंच थी, क्योंकि पीओके से एक इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था जो कि इंडियन सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। तो इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया था, और अब कुछ देश हैं जैसे ब्राज़ील है, इटली है, वो सब जाग गए हैं चाइना की
इन्वेजिव या चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से, जिसके कारण अब वो BRI का हिस्सा नहीं हो रहे हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा इसकी मामलात रखिएगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। कोर कंपोनेंट्स क्या क्या थे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, तो इसके अंतर्गत सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बनाई जा रही थी, जो कि लैंड बेस्ड रूट थी कनेक्टिंग चाइना टू यूरोप थ्रू सेंट्रल एशिया, और इसी के अंतर्गत 21st सेंचुरी मारी टाइम सिल्क रोड भी स्टैब्लिश की जा रही थी, सी बेस्ड रूट लिंकिंग चाइना टू साउथ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये चर्चा हो गई टियानशान शेंगली टनल कंप्लीशन की। नेक्स्ट चर्चा करेंगे ब्रिक्स ग्रुपिंग की। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग को पार्टनर कंट्री के तौर पे ज्वाइन करने वाली जो 9वीं कंट्री बनी है वो बनी है नाइजीरिया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नाइजीरिया ने किस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया है, तो ब्रिक्स ग्रुपिंग को ज्वाइन किया है। कौन से नंबर की पार्टनर कंट्री है, तो 9th नंबर की पार्टनर कंट्री है। याद रखिएगा पार्टनर कंट्री अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर नहीं है, ये पार्टनर कंट्री है, ठीक है। पार्टनर कंट्री बनी है 9वीं पार्टनर कंट्री बनी है नाइजीरिया। किसको ज्वाइन करने वाली, ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाली। इसका अनाउंसमेंट किसने किया था, इसका अनाउंसमेंट ब्राजील ने किया था, जिनके पास 2025 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है, ठीक है। तो 2025 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी किसके पास है, ये ब्राजील के पास है। 2024 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो रशिया के पास थी। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा नाइजीरिया ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स एज 9th पार्टनर कंट्री, ठीक है। 9वीं पार्टनर कंट्री बनी है, ज्वाइन करने वाली ब्रिक्स को बनी है नाइजीरिया। नाइजीरिया की चर्चा करें तो नाइजीरिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस हुआ नाइजीरिया का। अब 9वीं कंट्री बनी है, तो इससे पहले कोई 8 कंट्रीज होंगी जो पार्टनर कंट्रीज होंगी ब्रिक्स की। तो वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो ये है बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली। अब हम लोग बैकग्राउंड में देखते हैं ब्रिक्स क्या है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था और बाकी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है। तो ब्रिक्स की चर्चा करें, ब्रिक्स एज अ ग्रुपिंग पहले BRIC के रूप में फॉर्म हुआ था, जिसमें क्या था, जिसमें रशिया थी, जिसमें इंडिया थी, चाइना थी और ब्राजील थी। और पहली मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स ड्यूरिंग UNGA न्यूयॉर्क USA 2006, ठीक है। तो ब्रिक की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग पहली हुई थी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ग्रुपिंग में न्यूयॉर्क USA 2006 में। इसका कुछ खास ज़्यादा महत्व नहीं है, बस आपको ये याद रखना है पहला ब्रिक समिट कहाँ पे हुआ था, तो पहला ब्रिक समिट 2009 में रशिया में हुआ था, ठीक है। ये काटरिनबर्ग रशिया में 2009 में पहला ब्रिक समिट हुआ था। अब पहला ब्रिक समिट के बाद जब 2010 में दूसरा समिट हुआ, तब इसमें साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लिया गया था एज न्यू मेंबर या एज फुल मेंबर। तब ये जो ब्रिक है ये ब्रिक्स नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक था जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थी, और इसका फॉर्मेशन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग चाइना रशिया 2006 में। पहला ब्रिक्स समिट 2009 में ये कैटरिनबर्ग रशिया में हुआ था। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने एज अ फुल मेंबर ज्वाइन किया था, तब से ये ब्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब 16 समिट की बात करते हैं, जो लेटेस्ट ब्रिक समिट हुआ है, रिसेंट ब्रिक समिट। इसकी लोकेशन कजान रशिया थी। अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2024 तक इसको होस्ट किया गया था ब्रिक्स समिट को कजान रशिया द्वारा। चेयरमैनशिप थी व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, इनके पास। थीम क्या थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नए ब्रिक के मेंबर्स कौन कौन से बने हैं, अभी हमने पार्टनर कंट्रीज देखा था, अब हम मेंबर्स देख लेते हैं किन किन मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। तो जनवरी 2024 में ज्वाइन किया था इजिप्ट ने, इथोपिया ने, ईरान ने और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अर्जेंटीना को भी बोला गया था पर अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया था मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो 4 कंट्रीज ज्वाइन की थी 2024 में, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जॉइंट ब्रिक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया था ब्रिक्स एंड इंडोनेशिया बिकम्स फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो इंडोनेशिया पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनी थी जिन्होंने ब्रिक्स से भागीदारी की थी या ब्रिक्स में अपनी मेंबरशिप, फुल टाइम मेंबरशिप ली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया ने क्या किया था, इंडोनेशिया ने अभी हाल में ही ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है उसको ज्वाइन किया है, ठीक है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर और नाइजीरिया ने एज अ पार्टनर कंट्री, 9th पार्टनर कंट्री। चर्चा करते हैं
वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 की, तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है 28 जनवरी 2025 को। तो इसको पब्लिश किया गया है क्वार्करली साइमंड्स QS लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा, ये याद रखिएगा। रिलीज डेट याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में आजकल बहुत ही डेट स्पेसिफिक हो गए हैं तो ध्यान दीजिएगा। 28 जनवरी 2025 को ये जो स्किल इंडेक्स है वो रिलीज किया गया था। ग्लोबल रैंक इंडिया की देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबल 25th रैंक है विद स्कोर ऑफ 76.6 एंड इट इज क्लासिफाइड एज फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रैंक क्या है इंडिया की? 25, ठीक है, 25th है। स्कोर कितना है? 76.6 है। और किस तरीके से क्लासिफाई की गई? एज फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर। फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर के तौर पे इंडिया को क्या किया गया है? आइडेंटिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इंडिया की रैंक देख ली, अब की ग्लोबल रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो पहले पे है यूएसए, फर्स्ट पे यूएसए विद स्कोर ऑफ 97.6, सेकंड पे है यूके विद स्कोर ऑफ 97.1, थर्ड पे है जर्मनी विद स्कोर ऑफ 94.6, फोर्थ पे है ऑस्ट्रेलिया विद स्कोर ऑफ 93.3, फिफ्थ पे है कनाडा विद स्कोर ऑफ 91.0। ठीक है, तो हम आपको स्कोर भी इसलिए बताते चलते हैं क्योंकि एग्जाम का लेवल हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ गूगली फेंकी जा रही है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, इसलिए आपको हर तरीके से एकदम तैयार करके भेजना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए रैंक के साथ साथ आप स्कोर पे भी ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, इंडियाज स्ट्रेंथ इन फ्यूचर ऑफ वर्क में देखें तो इंडिया जो है इनकी रैंक सेकंड है। ठीक है, सेकंड ग्लोबली है। ठीक है, चलिए ये बात बताते हैं, पहले हम असेसमेंट एरियाज बता देते हैं। ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में गलती हो गई, प्लेसमेंट में गलती हो गई, इसको हमको पहले रखना चाहिए था। ठीक है, तो असेसमेंट एरियाज क्या क्या है? स्किल्स फिट पे असेस किया जाता है कंट्रीज को, एकेडमिक रेडीनेस पे असेस किया जाता है कंट्रीज को, फ्यूचर ऑफ वर्क पे असेस किया जाता है, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पे असेस किया जाता है। तो इसी फ्यूचर ऑफ वर्क में जो एक असेसमेंट एरिया है, 4 असेसमेंट एरियाज में से एक जो असेसमेंट एरिया है फ्यूचर ऑफ वर्क, इसमें इंडिया की रैंक है सेकेंड। ठीक है, इंडिया की रैंक सेकंड है ग्लोबली बिहाइंड यूएसए। और ये क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स इंडियाज स्ट्रॉन्ग रेडीनेस फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोल्स इन एरियाज लाइक डिजिटल स्किल्स, एआई एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। स्कोर है इंडिया का 99.1। हो सकता है इतना अच्छा रैंक है इसकी इंडिया में इस असेसमेंट से, तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया की सेकेंड रैंक किस असेसमेंट एरिया में आई है अंडर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025। तो किस असेसमेंट एरिया में आई है? फ्यूचर ऑफ वर्क में। ठीक है, अब यहाँ पे चारों असेसमेंट एरियाज हैं और सबकी रैंक दी हुई है। टॉप परफॉर्मर्स एंड इंडिकेटर्स दिया हुआ है। स्किल्स फिट इंडिकेटर में फर्स्ट रैंक पे जो है वो यूके है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे कनाडा है, 37th पे इंडिया है। एकेडमिक रेडीनेस इंडिकेटर की बात करें तो फर्स्ट यूके, सेकंड जर्मनी, थर्ड नेदरलैंड्स और 26th इंडिया। फिर फ्यूचर ऑफ वर्क इंडिकेटर की बात करें तो ये भी अभी हमने आपको बताया, फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे मेक्सिको है। इंडिया का स्कोर 99.1 है, यूएसए का स्कोर 100 है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेटर की बात करें तो पहले पे है साउथ कोरिया, सेकंड पे है इजराइल, थर्ड पे है यूएसए और इंडिया की जो रैंक है वो है 40th। ठीक है, तो ये वाला इंडिकेटर आप फ्यूचर ऑफ वर्क वाला इंडिकेटर याद रखिएगा, इसमें इंडिया की बहुत ही बेहतरीन रैंक आई है और स्कोर भी याद रखिएगा 99.1। बुक एंड ऑथर्स की चर्चा करते हैं तो बुक लॉन्च की गई है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी द्वारा। क्या बुक का नाम है? बुक का टाइटल है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। याद रखिएगा, पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ये बुक लॉन्च की गई है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी द्वारा, पर इसके ऑथर हैं डॉक्टर KS चौहान, हु इज अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। इसका लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जगदीप धनखड़ जी द्वारा। जो बुक का टाइटल है पार्लियामेंट, पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, पर इसके ऑथर हैं डॉक्टर KS चौहान। नेक्स्ट बुक की चर्चा करें तो अमिताभ घोष की नई बुक आई है। अमिताभ घोष की नई बुक का टाइटल है वाइल्ड फिक्शंस। याद रखिएगा, वाइल्ड फिक्शंस। अमिताभ घोष को 2019 में ये पहले ऐसे व्यक्ति बने थे, पहले राइटर बने थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमिताभ घोष बिकेम फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इंग्लिश की भाषा में लिखने वाले, अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले ये ऐसे पहले ऑथर रहे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2019 में। तो इन्हीं की बुक है वाइल्ड फिक्शंस। याद रखिएगा, अमिताभ घोष की नई बुक है वाइल्ड फिक्शंस। फिर एक नई बुक आई है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, जिसको लिखा गया है पंकज मिश्रा जी द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा के ऑथर कौन है? तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा के ऑथर है पंकज मिश्रा।